हेलो एवरीवन। आज का अपना एड्रेनलिन सिस्टम एंड ड्रग्स का फर्स्ट क्वेश्चन है एड्रेनलिन इन ट्रीटमेंट ऑफ एनाफिलिप्टिक शॉक फार्माकोलॉजिकल बेसिस बोलना है और हम उसी में कंटिन्यू कर लेंगे कि एड्रेनलिन के 4 थेरापेटिक यूजेस बोलना है जस्टिफिकेशन के साथ विथ फार्माकोलॉजिकल बेसिस डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। तो पहले देखते हैं हम एड्रेनलिन या एफिनेफ्रिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ एनाफिलिप्टिक शॉक अ सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। यानी हम इसको कब यूज़ करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस कब होती है, एक तो एनाफिलिप्टिक शॉक में या दूसरा लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन में। तो हम देखते हैं कि ये कैसा काम करता है और हम एनाफिलिप्टिक शॉक में और सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन में हम इसे क्यों देते हैं। तो पहले देखते हैं मैकेनिज्म एक्शन। तो एड्रेनलिन इज अ नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट दैट स्टिमुलेट। अब देखिए ये क्या है, नॉन सिलेक्टिव। तो पहले हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, हमने पढ़ा था पहले सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम में जो है नॉन एड्रेनलिन रिलीज होता है। ओके, अब नॉन एड्रेनलिन भी जो है ना 2 रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, एक अल्फा रिसेप्टर और एक बीटा रिसेप्टर। अब अल्फा रिसेप्टर के भी जो है ना 2 टाइप्स होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, और बीटा के भी जो है 3 टाइप होते हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो ये जो है नॉन सिलेक्टिव है, यानी क्या करेंगे, ये अल्फा 1 को भी उसका मैक्सिमम रिस्पांस मतलब उससे जो है पूरा काम करा के लेंगे, अल्फा 1 से भी बीटा 1 से भी अल्फा 2 बीटा 2 और बीटा 3 से भी। ओके, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो अल्फा 1 बीटा 1 और बीटा 2 पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा 2 जो रहता है वो प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स के ऊपर होता है और वो एज अ ब्रेक के जैसा काम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अल्फा 1 के ऊपर इन्हें क्या काम करता है एड्रेनलिन। अब अल्फा 1 रिसेप्टर है, अभी पहली चीज़ ये याद रखिए, अल्फा 1 रहता कहाँ पे, अल्फा 1 जो है वो हमारा रहता है ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स पे रहा तो ये करेंगे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, आई में रहेगा। आई में अब हमको पता है सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, गुड मिड्रियासिस करता है। क्या करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, मिड्रियासिस करता है। और ये जो है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा पे रहेगा। ठीक है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा पे रहेगा। अब देखिए अल्फा 1 के ऊपर काम कर, अल्फा 1 का काम क्या है भाई, ब्लड वेसल में रहता है तो ये क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कॉजेज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन विच हेल्प्स टू इंक्रीज द पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, रिस्टोर बीपी एंड डिक्रीज म्यूकोजल इडिमा इन द अपर एयरवे, रिलीविंग सिम्टम्स लाइक अ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो देखिए अब हम एक एक से समझते हैं कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा। तो पहले तो देखिए वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पॉइजलीस लॉ के रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4। यानी अगर रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। अब ये क्या कर रहा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा कि कम होगा, बिल्कुल कम होगा। अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए ना, अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो ब्लड को फ्लो होने में भी क्या होता है, फ्रिक्शन का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, देन रिस्टोर बीपी, ब्लड प्रेशर रिस्टोर करेंगे। ये तो हमको पता है, अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो हार्ट जो है अच्छे ज़ोर से पंप करेगा, जिसकी वजह से बीपी क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, एंड डिक्रीज म्यूकोजल इडिमा। देन बीटा 1 रिसेप्टर। अब बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है, अब ये हमको पता होना चाहिए। बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है, ये होता है हार्ट में एंड जेजी सेल्स में। जेजी सेल्स मतलब कहाँ होगा, हमारा किडनी में होगा, और किडनी में क्या करेंगे, ये रेनिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगे। ओके, बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है, हार्ट में। अब हमको पता है सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट में क्या करता है, हार्ट की रेट बढ़ा देता है, तो इंक्रीज हार्ट रेट एंड बीपी। ओके ओके, then beta 1 receptor increase heart rate, cardiac contractility which improves cardiac output and compensate for a shock induced hypotension। यानी क्या कि भाई इन्हें अब हार्ट में है तो हार्ट को अगर ये स्टिमुलेट हो गया बीटा 1 रिसेप्टर तो ये क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगी, बीपी इंक्रीज हो जाएंगी। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, यानी देखिए अब जो है शॉक में क्या होता है, हमारे शॉक में मतलब क्या, हमको जो हमारे टिश्यूज़ को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो अगर हमारा हार्ट अच्छे से काम करेगा, हार्ट ब्लड जो है मतलब हार्ट जो है अच्छे से ब्लड को पंप करेगा, उसकी हार्ट रेट वो बढ़ जाएंगी, तो जो है टिश्यू तो हर टिश्यू को मतलब ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बीटा 1 अगर
अच्छे से स्टिमुलेट हो गया, यानी बीटा वन अगोनिस्ट हमने दे दिया, तो वो क्या करता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट बढ़ जा रही है। एंड कंपनसेट फॉर शॉक इंड्यूस हाइपोटेंशन, यानी जो हाइपोटेंशन होना था वो होगा कि हार्ट रेट वो बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, तो हाइपोटेंशन होगा क्या? नहीं, उसको क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा। देन बीटा टू रिसेप्टर, बीटा टू रिसेप्टर प्रमोट्स ब्रोंकोडाइलेशन, रिलीविंग ब्रोंकोस्पाज्म, इंप्रूविंग एयर फ्लो इन केस ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। यानी क्या, बीटा टू रिसेप्टर होता कहाँ का है, पहले हम वो देख लेते हैं कि बीटा टू रिसेप्टर होता है, पहले तो हमने देखा ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा है। ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा है मतलब ये होगा कहाँ, लंग्स में होगा, ये कहाँ होगा, लंग्स में होगा। देन ये होगा जीआईटी में, ठीक है, ये होगा ब्लैडर में, ब्लैडर में होगा। देन ये होगा ग्लैंड्स में, ठीक है, और ये रहेगा यूटेरस में, यूटेरस में, और ये रहेगा ब्लड वेसल में, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, हमको कैसा याद रखना है कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्लड वेसल में। हमने अभी देखा कि अल्फ़ा वन जो है वो भी ब्लड वेसल में, और बीटा टू ये जो है ब्लड वेसल में, लेकिन अल्फ़ा वन क्या कर रहा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये क्या कर रहा है, वेसो डायलेशन। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, वेसो डायलेशन। ये क्या करेगा, वेसो डायलेशन। अब देखिए, अब पहले हम इसको एक ट्रिक से याद रख लेते हैं, अल्फ़ा वन ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। ए से क्या होगा, अल्फ़ा, बी से क्या होगा, बीटा, ओके, बीटा टू। देन सी से क्या होगा, सी से वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन, ठीक है, वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन, ठीक है। अल्फ़ा ए बी सी डी, ए से क्या होता है अल्फ़ा, बी से बीटा, सी से कंस्ट्रिक्शन, डी से डायलेशन, मतलब अल्फ़ा वन क्या करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन, बीटा टू क्या करेगा, वेसो डायलेशन। अब आप एक चीज़ समझिए, अगर आपके पीछे कुत्ता लगा है, अब कुत्ता लगा है तो आपकी स्किन को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, या कि जो ऑर्गन्स है उसको ज़रूरत पड़ेगी, यानी इंटरनल ऑर्गन जो काम कर रहे हैं उसको ज़रूरत पड़ेगी। किसको ज़रूरत पड़े, जो अपने मसल्स ऑफ हार्ट है, मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, या स्किन को ज़्यादा ज़रूरत है हमारे ब्लड। अगर आपके पीछे, अगर आपको कोई फ्लाइट एंड फाइट की कंडीशन है कि अब आपको बहुत ज़ोर से भागना है तो आपकी जान चले जाएंगी, तो उस कंडीशन में आपकी स्किन को तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो अल्फ़ा वन जो ये होते हैं, अल्फ़ा वन रिसेप्टर, ये ज़्यादातर कहाँ होती है, स्किन में होते हैं, ठीक है। और बीटा टू जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, हार्ट की मसल्स में, हार्ट की मसल्स में, और ब्लड वेसल की मसल में, ठीक है, ब्लड वेसल की मसल में। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब यहाँ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है मतलब स्किन में या इंटरनल ऑर्गन में, इंटरनल ऑर्गन में, तो इनका क्या होता है, यहाँ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कहाँ बढ़ जाता है, हार्ट की मसल को और ब्लड वेसल्स को बढ़ जाता है। तो ये चीज़ समझने की है कि अल्फ़ा वन जो होता है वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, और जो बीटा टू होता है वो वेसो डायलेशन करेगा। लेकिन कंडीशन के हिसाब से अगर हमको अल्फ़ा वन, जैसे कि हमारी बॉडी को स्किन में और इंटरनल ऑर्गन्स में हमको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमको हमारी जान बचाना है, स्किन में ब्लड देके हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाता है, जो स्किन में या इंटरनल ऑर्गन्स में जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर क्या हो जाता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को और ब्लड वेसल्स को, हम हार्ट के मसल्स को और ब्लड वेसल्स के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाता है, ठीक है। आई होप आपको समझाऊंगा। देन इनहिबिट्स फर्दर रिलीज ऑफ inflammatory mediators like histamine and leukotrienes from mast cells basophil, thereby controlling the allergic response। हमको पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी 1 में जो होता है, हमारा मास्ट सेल जो है उसके ऊपर आईजीजी जो है बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से सेंसिटाइज मास्ट सेल होता है, फिर वो उसकी बर्स्टिंग, जब सेकंड एक्सपोजर होता है देन वो उसकी बर्स्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स वो सीक्रेट होते हैं। तो ये क्या करता है, एड्रेनालिन जो क्या करता है, इनिबिट कर देता है फर्दर रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, यानी क्या करेगा, हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स को सीक्रेट होने देगा क्या, नहीं, अगर वो सीक्रेट नहीं होंगे तो हाइपर सेंसिटिव 1 या कोई एलर्जी की रिएक्शन होंगी क्या, नहीं। देन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, अब देखते हैं उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। रैपिड रिवर्सल ऑफ हाइपोटेंशन, ठीक है, वेसो कंस्ट्रिक्शन, अल्फा वन इफेक्ट, रिस्टोर वस्कुलर टोन एंड इंक्रीज बीपी, क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन्स। यानी क्या कि देखिए, अब रिवर्सल ऑफ हाइपरटेंशन रैपिड, मतलब इसमें क्या होगा, ये अगोनिस्ट है और ये बहुत ज़ोर से अगर अल्फ़ा वन कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, अल्फ़ा वन कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो
मसल्स, हमारे जो हार्ट मसल्स है या ब्लड वेसल्स की मसल को ऑक्सीजन वो मिलता है, प्रॉपर ब्लड मिलता है, तो रिस्टोर्स वस्कुलर टोन एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंड क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग अ परफ्यूजन टू अ वाइटल ऑर्गन्स, यानी क्या जो हमारे ऑर्गन्स है तो उनको भी क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। देन एयरवे मैनेजमेंट, ब्रोंकोडाइलेशन, बीटा 2 इफेक्ट एलिवेट्स व्हीजिंग एंड डिस्पेनिया। डिस्पेनिया यानी क्या होता है, डिस्पेनिया यानी क्या कि हमको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। स्ट्रेसिंग रिस्पायरेशन, तो देखिए ना, अगर हमारे ब्रोंकस अच्छे से काम करेंगे तो हमको कोई दिक्कत होगी क्या सांस लेने में। एलिवेट्स यानी क्या, डिक्रीज, मतलब यहाँ पे सांस लेने में ब्रोंकोडाइलेशन होगा तो जिसकी वजह से हमको वीजिंग और डिस्पेनिया होगा क्या, मतलब वीजिंग और डिस्पेनिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। रिड्यूस एयरवे इडिमा, अल्फा 1 इफेक्ट प्रिवेंट्स अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी क्या, अगर देखिए ना, अगर हमको अच्छे से सांस आ रही है, जा रही है, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एयरवे इडिमा यानी कोई इडिमा बिडिमा होगा क्या, हमको नहीं, कोई हमारे एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अच्छे से अगर ब्रोंकस अच्छे से काम कर रहे, प्रॉपर डायलेट हो रहे हैं, तो कोई स्पाजम नहीं होगा, कोई हमको इस तकलीफ नहीं होगी सांस लेने में, ठीक है। देन कार्डियक सपोर्ट, कार्डियक सपोर्ट क्या होता है, बीटा 1 स्टिमुलेट इन्हांस कार्डियक आउटपुट टू इम्प्रूव परफ्यूजन ड्यूरिंग अ शॉक। बीटा 1 स्टिमुलेट, अब देखिए बीटा 1 कहाँ रहता है, हार्ट में। हार्ट में क्या करेंगे, हार्ट रेट बढ़ाएंगे और बीपी बढ़ाएंगे। इन्हांस कार्डियक आउटपुट, ओके, टू इम्प्रूव अ परफ्यूजन ड्यूरिंग अ शॉक। परफ्यूजन यानी क्या, जो हमारे जिन टिश्यूज़ को भी प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा था उन टिश्यूज़ को जो है प्रॉपर ब्लड रिस्टोर करना, तो वही क्या होता है, परफ्यूजन होता है ड्यूरिंग, मतलब शॉक में जो जिन टिश्यूज़ को ब्लड नहीं मिल रहा था उन टिश्यूज़ को क्या करना है, हमको ब्लड वापस देना है। तो ये क्या, बीटा 1 काम करेगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो हर टिश्यू को जो है ऑक्सीजन मिलेगा। देन इनिबिशन ऑफ मीडिएटर रिलीज, अभी हमने देखा कि इन्हें हिस्टामिन और लिकोट्राइन्स को क्या करता है, इनिबिट कर देता है, उनका सिक्रीशन को इनिबिट कर देता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होंगी क्या, नहीं। बीटा 2 एक्टिवेट्स स्टेबलाइज मास्ट सेल, रिड्यूसिंग द फर्दर रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर मीडिएटर्स दैट एक्सरबिएट एनाफिलिक्सिस, यानी जो हमारे एनाफिलिक्सिस को जो और ज़्यादा वर्सन करने वाली चीज़ें थी, यानी हिस्टामिन, लिकोट्राइन्स या जो दूसरे मीडिएटर्स थे, वो उनको क्या कर देता है, बंद कर देता है, बीटा 2, ओके। देन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या करते हैं, IM देते हैं, IM इंजेक्शन इन द प्रीफर्ड रूट फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट। जब स्टार्टिंग में हमको ट्रीटमेंट देना है तो हम किस में देंगे, IM देंगे, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड ऑनसेट ऑफ द एक्शन, ठीक है। एडल्ट्स में क्या करेंगे, 0.3 to 0.5 mg IM देंगे, 1 to 1000 सोल्यूशन इन द एंटीरियर लैटरल थाई। IM कहाँ देंगे हम, एंटीरियर लैटरल ऑफ थाई में देंगे, ठीक है। रिपीटेड एवरी 5 to 15 मिनट एज नीडेड, यानी क्या, हमको जितनी ज़रूरत है हम उतनी देंगे। ऐसा नहीं हो गया कि अगर हमने एड्रीनलिन दे दिया, मतलब चलो कितना भी दे देंगे या कैसे भी दे देंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, एरिथमिया हो जाएगा, मतलब हम जो चीज़ को अच्छा करने जा रहे थे वो और चीज़ ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो हम ये चाहते क्या नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, 5-10 मिनट में, पहले 5-10-15 मिनट, मतलब 5 से 10 मिनट के बीच में देंगे IM। अगर कंडीशन अच्छी लगने लगी, यानी पेशेंट की हार्ट रेट नॉर्मल होने लगी, BP रिस्टोर होने लगा, और शॉक भी जो है प्रॉपर ट्रीट होने लगा, तो हम फिर एट्रोपिन देना, ये एड्रेनलिन देना बंद कर देंगे, ठीक है। ये अगर सेकंड इसमें भी अगर वो नहीं हो रहा, अब देखिए चिल्ड्रन में क्या होता है, 0.01 mg पर किलोग्राम के हिसाब से हम आयरन देते हैं, यानी 0.3 मिलीग्राम पर डोज। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एडल्ट में देते कहाँ है और कैसे देते हैं, ठीक है। IV इन्फ्यूजन मे बी यूज इन सीवियर केसेस और इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स टू IM इंजेक्शन, यानी क्या, अगर हम जैसे कि हमने उसको 5-10 मिनट में एक इंजेक्शन दिया, लेकिन फिर भी हमारी हार्ट रेट नॉर्मल नहीं हो रही है, हार्ट रेट बढ़ नहीं रही है, ठीक है, कोई ब्रोंकोडाइलेशन नहीं हो रहा है, यानी उसको अभी भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एनाफिलेक्टिक शॉक हो रहा है, मतलब हमने IM दिया तब भी कोई फ़ायदा नहीं, तब जाके हम क्या करेंगे, IV देंगे, IV इन्फ्यूजन तब जाके देंगे सीवियर केसेस में, या जब IM इंजेक्शन का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा तब देंगे, ओके। रिक्वायर केयरफुल टाइट्रेशन टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट लाइक एरिथमियास एंड एक्सेसिव हाइपरटेंशन, यही अगर हमने एड्रेनलिन ज़्यादा दे दिया तो वो ज़्यादा एगोनिस्ट एक्टिविटी करेगा जो हमारे लिए वो भी अच्छी नहीं है, यानी हार्ट रेट वो बढ़ा देगा, BPO बढ़ा देगा, ठीक है। दैट क्लिनिकल रिलीवेंस, एड्रेनलिन एट द की पैथोफिजियोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ एनाफिलिक्सिस, देखते हैं इसमें क्या उन्हें वो करता है। हाइपोवॉल्यूमिया एंड वेस्कुलर कोलैप्स,
करेक्टेड बाय अल्फा वन मीडिएटेड वैसोकंस्ट्रिक्शन। यानी क्या, देखिए अब हाइपोवॉल्यूमिया यानी क्या, ब्लड बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर हमको ब्लड बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, वेसोकंस्ट्रिक्शन करेंगे। वेसोकंस्ट्रिक्शन कौन करता, अल्फा वन करता। देन वेस्कुलर कोलैप्स, वेस्कुलर कोलैप्स यानी क्या कि भाई हमारे जो वेसल्स है उसकी मसल को अगर कोई अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। तो अल्फा वन वेसोकंस्ट्रिक्शन करेंगे जिसकी वजह से वो जो मसल्स को ब्लड नहीं पहुंच रहा था उनको क्या होगा, ब्लड जो है रिस्टोर हो जाएगा। तो वस्कुलर कोलैप्स को भी क्या करते हैं, अल्फा वन के कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हम रिस्टोर कर सकते हैं। देन रिस्पिरेटरी कंप्राइज मैनेज थ्रू अ बीटा टू मीडिएटेड ब्रोंकोडाइलेशन एंड रिड्यूस म्यूकोसल सोलिंग। यानी क्या, अगर हमें अभी हमने देखा था बीटा टू जो होता है वो कहाँ होता है, ब्रोंको यानी लंग्स में होता है, और लंग्स में क्या करता है, ब्रोंकोडाइलेशन करता है। अगर हमारा ब्रोंकोडाइलेशन रहा, अगर ब्रोंकोडाइलेशन हो रहा है तो हमको वीजिंग और डिस्पीनिया में मतलब वीजिंग और डिस्पीनिया होगा क्या, नहीं, यानी वो बहुत उसके जो सिम्टम्स है कम हो जाएंगे। तो किसके थ्रू होते हैं, बीटा टू के थ्रू होते हैं, ठीक है। देन कार्डियोवास्कुलर फेलियर, यानी अब हमारा अगर कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा वन होते हैं। वो क्या करते हैं, हार्ट रेट और बीपी बढ़ाते हैं। तो इम्प्रूव आया बीटा वन इफेक्ट ऑन दी हार्ट, यानी अगर कोई कार्डिक वास्कुलर फेलियर यानी कि कोई हार्ट फेलियर है कि हार्ट पंप नहीं कर रहा है, कि अब हम चाहते हैं कि भाई हार्ट पंप करे, यानी कर रहा है भी तो बहुत कम कर रहा है जैसे, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से एड्रेनलिन दे देंगे जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। क्योंकि ये क्या, एड्रेनलिन क्या करेंगे, बीटा वन को स्टिमुलेट करेंगे और बीटा वन क्या करेंगे, फिर हार्ट रेट एंड बीपी बढ़ाएंगा। देन इम्यून रिस्पॉन्स डैम्पन बाय अ बीटा टू इनिबिशन ऑफ मीडिएटर रिलीज, यानी कि हमने जो पहले पढ़ा था कि ये क्या करता है, हिस्टामिन एंड लिक्विड्रीन्स के जो आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है उनको जो है रुका देता है, जिसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेमेशन और एनाफिलेक्टिक शॉक जो है वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो वही इम्यून रिस्पॉन्स को डिपेंड कर देता है, डैम्प कर देता है। अब इसके प्रिकॉशंस क्या है, अब प्रिकॉशंस में क्या करेंगे, हम केयरफुली मॉनिटरिंग करेंगे, इट इज इसेंशियल टू अवॉइड द एड्रेनलिक एडवर्स इफेक्ट लाइक जैसे कि टैकीकार्डिया, एरिथमिया या मायोकार्डियल इस्कीमिया, बीटा वन की इफेक्ट की वजह से ये सब ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। यानी हम देखेंगे कि भाई पेशेंट बराबर नॉर्मल है क्या, उसको कोई इफेक्ट आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है, इफेक्ट नहीं आ रहा है तो अगर आईएम से इफेक्ट नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा आईवी देंगे, और ऐसे भी नहीं कि इतना ज़्यादा दे देंगे कि एरिथमिया हो जाए और टैकीकार्डिया से उसकी मौत हो जाए, तो हम ऐसे भी नहीं करेंगे। देन सीवियर हाइपरटेंशन अल्फा वन इफेक्ट, यानी अगर बहुत ज़्यादा अल्फा वन स्टिमुलेट हो गया मतलब बहुत ज़्यादा वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा जो है हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो हम ये भी नहीं चाहते। एड्रेनलिन शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड प्रॉम्प्टली एज डिलेड ट्रीटमेंट एंड इंक्रीज मॉर्टिलिटी, ठीक है। थेरापेटिक यूज़ ऑफ एड्रेनलिन, थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है एड्रेनलिन का, अभी हमने देखा कि एनाफिलिक्सिस में रुकाता है। एनाफिलिक्सिस में कैसे वो करता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है यानी हमारा हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन्स और जो अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो उनको इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एनाफिलिक्सिस शॉक जो है ठीक हो सकता है। देन कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में यानी कि अगर हमारा हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा है, हार्ट रेट बराबर नॉर्मल नहीं है, बीपी बहुत कम है, तो उस टाइम हम एड्रेनलिन देंगे ताकि हार्ट रेट और बीपी जो है हमारा बढ़ जाए। देन सीवियर अस्थमा, सीवियर अस्थमा में और सीओपीडी में क्या होता है, हमारा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। हम नहीं चाहते कि भाई ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो बहुत लंबे समय तक, तो हम क्या करेंगे, बीटा टू को स्टिमुलेट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन होगा। ब्रोंकोडाइलेशन हो गया तो हमारा जो यानी जो हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी अब वो दिक्कत होंगी क्या, नहीं होंगी। देन सेप्टिक शॉक, यानी सेप्टिक शॉक में क्या, हम हमारे जो टिश्यूज़ को जो है प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता, और उनको ब्लड नहीं मिलने के जो मे बी उनको जो है नेक्रोसिस वो हो जाए, यानी टिश्यू हमारे टिश्यूज़ को ब्लड नहीं मिलता, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हमको प्रॉपर ब्लड मिले हमारे टिश्यूज़ को, इसलिए हम क्या करेंगे, हार्ट रेट बढ़ा देंगे, उसका हार्ट रेट बढ़ जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे, इसलिए हम क्या देते हैं, एड्रेनलिन देते हैं। सो आई होप आपको समझा होगा, एक बार हम थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, सिर्फ मेन बातें याद रखेंगे जिसकी वजह से जो है हम पूरा उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी समझ सकते हैं, डोसेज या एडमिनिस्ट्रेशन एक थोड़ा याद रखना होगा, और हम उसका क्लिनिकल रिलीवेंस भी हम उसको समझ सकते हैं। बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहली चीज़, एड्रेनलिन है क्या, एड्रेनलिन क्या है, नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। अब एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होने से उसका क्या फ़ायदा होगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स होते हैं उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा में जो है दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू। एक काम कर लेते हैं, हम सर की नोट से पढ़ लेंगे एक बार मेन पॉइंट्स, तो हमको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अच्छा
ठीक है, देखिए एड्रीनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, अब हमने देखा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं दो टाइप के, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा में भी दो टाइप है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। ओके, बीटा में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ठीक है, अब अल्फ़ा 1 देंगे, अल्फ़ा 1 कहाँ कहाँ रहेगा, अल्फ़ा 1 रहेगा ब्लड वेसल्स में, आई में, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में। ठीक है, ब्लड वेसल में क्या करेंगे, वेसो कंस्ट्रिक्शन। हमने देखा ये जो ब्लड वेसल्स होती है कहाँ होती है, स्किन में और इंटरनल ऑर्गन में, क्योंकि अभी ज़रूरत किसको है, हार्ट को है। तो हार्ट में ज़रूरत है, मतलब अगर हमको कहीं भागना है या हमारी जान पे बनाई है तो हमारे स्किन को और इंटरनल ऑर्गन्स को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी ब्लड की। तो वो क्या करेंगे, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड है हमारी हार्ट की मसल्स को और ब्लड वेसल्स की मसल्स को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा 1 मतलब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। आई में मिट्रियासिस करती है, यानी यही ये सिंपैथेटिक सिस्टम का इफेक्ट है। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा के ऊपर काम करती है, यानी आउटफ्लो को कम कर देती है। ठीक है, जो अल्फ़ा 1 होते, जो अल्फ़ा 2 होते, ये जो है प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर है, यानी ये क्या करते हैं, एज अ ब्रेक के ऊपर ब्रेक जैसा काम करते हैं। यानी ये अगर हमारा न्यूरॉन रहा, ठीक है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर अल्फ़ा 2 रहा तो क्या करेंगा, नॉन एड्रेनालिन को सीक्रेट नहीं होने देगा। ठीक है, और अगर ये सीक्रेट नहीं हुआ तो जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी वो जो रहती है वो क्या होती है, डिप्रेस हो जाती है। अगर अल्फ़ा 2 जो है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर रहा अल्फ़ा 2, तो अल्फ़ा 2 जो है अल्फ़ा 1 जैसे ही काम करेगा। ठीक है, ओके। देन बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। बीटा 1 क्या करेगा, बीटा 1 पहले रहता कहाँ, हार्ट और जेजी सेल में, यानी दिल और किडनी में रहता। ठीक है, वो बाबू भैया का फेमस डायलॉग है ना कि मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ गया, तो उस पर से याद रख सकते हैं, बाबू भैया के हार्ट में और किडनी में अटैक आ गया, या किडनी में हार्ट अटैक आ गया। ओके, बीटा 1 बाबू भैया। ठीक है, अब हार्ट में क्या करेंगे, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम का काम होता है। देन रेनिन सिक्रीशन से मतलब वो जब अल्डोस्टेरोन वो रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, बीपी वो इंक्रीज होगा, तो वही काम है उसका। ठीक है, देन बीटा 2 जो है, बीटा 2 रहेगा कहाँ, लंग्स, जीआईटी, ब्लैडर, ग्लैंड्स, यूटेरस, ब्लड वेसल, स्केलेटल मसल, स्पिंडल, लीवर। ओके, लंग्स में क्या करेंगा, ब्रोंकोडायलेशन करेंगे। अब हमको ब्रोंकोडायलेशन की कहाँ ज़रूरत पड़ती, अस्थमा में, क्योंकि अस्थमा में क्या हो जाता, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता। तो हमने क्या था कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो और हमको सांस लेने में दिक्कत हो, इसलिए हम क्या करेंगे ब्रोंकोडायलेशन। और ब्रोंकोडायलेशन कैसे करेंगे, बीटा 2 अगोनिस्ट के थ्रू। ठीक है, जीआईटी कॉन्स्टिपेशन करेंगे, ब्लैडर में आउटफ्लो डिक्रीज करेंगे। ये सब क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम की वो ही है, बस हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं कि वो सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है, जो उन्हें इफेक्ट दिखाता है, वो किन किन रिसेप्टर के थ्रू दिखाता है। ओके, सिक्रीशन कम कर देंगे किसके थ्रू, बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, देन ब्लड वेसोडाइलेशन करेंगे, यूटेरस और टोकोलाइटिक यानी क्या, रिलैक्सेशन कर देंगे यूटेरस का। स्केलेटल मसल स्पिंडल ट्रिमर्स को करेंगे, लीवर में ब्लड शुगर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब बीटा 3 में जो होते हैं फैट सेल होते हैं, उनका लिपोलाइसिस करेंगे। लिपोलाइसिस क्यों करेंगे, क्योंकि भाई अगर हमको कहीं भागना है या हमारी जान पे बनाई है तो हमको क्या चाहिए, फैट वो चाहिए, लिपिड्स चाहिए। तो बीटा 3 क्या करेंगे, मतलब जो फैट सेल है उनका लिपोलाइसिस करेंगे ताकि एनर्जी प्रोडक्शन हो, और ब्लैडर को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, बस यही था। और उस हिसाब से ही हमने 4 इसमें उसका थेरापेटिक इफेक्ट देखे कि हम किस किस में यूज़ करते हैं। पहला एनाफिलैक्सिस में, कार्डियक अरेस्ट में, सीवियर अस्थमा में और सेप्टिक शॉक में। ठीक है, एनाफिलैक्सिस में क्यों, क्योंकि ये इनहिबिट कर देता है आईजी मतलब हमारे हिस्टामिन्स को और ल्यूकेट्रिन्स को, ताकि और आगे ज़्यादा एनाफिलैक्सिस होना, एनाफिलैक्टिक शॉक ना हो। कार्डियक अरेस्ट में यानी क्या, हमारा हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपर उसकी हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, प्रॉपर पंपिंग भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कार्डियक अरेस्ट में यूज़ करेंगे। सीवियर अस्थमा में यूज़ करेंगे। एंड सेप्टिक शॉक में क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज़ को है प्रॉपर ब्लड मिल नहीं पाता, तो हम क्या चाहते हैं कि वो रिस्टोर हो जाए, ब्लड जो हमारा ब्लड फ्लो है वो रिस्टोर हो जाए, इसलिए हम उसको सेप्टिक शॉक में भी देखते हैं। देन डोसेज एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा हमने, एडल्ट में 0.3 to 0.5 मिलीग्राम देना है, वो भी कैसा देना है, IM देना है। ठीक है, और कहाँ देना है, एंटेरोलैटरल, इस केस में थाई में देना है, एंटेरोलैटरल रिस्पेक्ट ऑफ थाई में देना है। ठीक है, और 5 से 15 मिनट में देखना है कि भाई हमारा जो पेशेंट है वो अच्छे से मतलब उसमें वो जो इफेक्ट्स है वो दिख रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं दिख रहे, अगर वो फेल हो गया है तब जाकर हमको IV देना है। ठीक है, अगर हमने ज़्यादा एड्रेनलिन दे दिया तो ट्रैकिकार्डिया और एरिथमिया या हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।